चलिए, हम लोग कल देखे थे आपका रैम के बारे में। किसके बारे में बात किए थे? रैम के बारे में। और मैंने बताया था कि रैम जो होता है आपका, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा मेमोरी होता है ये? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सीपीयू के डायरेक्ट संपर्क में रहता है, महंगी होती है इसकी, और जो कैपेसिटी होती है वो सीमित होती है। ठीक है, जो भी हम लोग काम करते हैं, यूजर जो भी काम करता है स्टार्टिंग में कंप्यूटर में, वो सब किस में काम करता है? वो रैम में काम करता है। किसमें काम करता है? रैम में। इलेक्ट्रिसिटी अचानक चले जाने पर क्या कहते हैं आपका, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं अगर वो सेव करके नहीं रखे हैं तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर यूपीएस नहीं है तो, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अगर नहीं है, रहता ना बैकअप के लिए बैटरी, अगर वो नहीं है तो क्या होता है, लाइट जैसे ऑफ होती है तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। तो जो जिस पे हम काम कर रहे हैं अगर उसको सेव करके नहीं रखें तो वो भी क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो ये किस में हो रहा है आपका? रैम में। क्या हो रहा है? रैम। रोम की अगर बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट है। रोम एक स्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं, और इसमें आपका लाइट ऑफ होने से, पावर ऑफ होने से इसमें जो डेटा रहता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसको हम लोग केवल रीड कर सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं वो सब रोम के अंतर्गत होते हैं। इसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है अब हम लोग बात जब करेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको किस तरीके से रोम के अंदर डाला जाता है, बिल्ड किया जाता है। ठीक है, एक चीज मैंने बताना था इसमें कि रैम के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। रैम कितने प्रकार के होते हैं बताइए? दो प्रकार के होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी दो प्रकार का होता है। एक मैंने बताया था आपको स्टैटिक रैम, और एक मैंने बताया था आपको क्या जी, आपका डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और कौन सा आपका? डायनेमिक रैम। जो स्टैटिक रैम होता है इसकी स्पीड जो होती है ना, ये जो होती है इसकी स्पीड जो होती है तेज होती है, इसकी स्पीड फास्ट होती है, और इसकी स्पीड क्या होती है आपकी? लो होती है। क्या होती है? लो। ठीक है, पहले जमाने में डायनेमिक रैम का प्रयोग करते थे, अभी वर्तमान में स्टैटिक रैम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग क्या है, ज्यादा होता है। स्टैटिक मतलब एक्चुअल में क्या होता है आपका? स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक मतलब एक्चुअल क्या होता है? स्थिर। क्या होता है जी? स्थिर। अरे होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ये जो रैम है इसकी स्पीड क्या होती है, डायनेमिक रैम के मुकाबले क्या होती है? ज्यादा होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा आपको रखना है इसकी बनावट में। जो स्टैटिक रैम बनी होती है ये फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप एंड ट्रांजिस्टर से बनी होती है। और ये जो होता है ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बना होता है। ठीक, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो जो डायनेमिक रैम होता है उसके भी तीन प्रकार हैं, और जो आपके स्टैटिक रैम होता है इसके भी तीन प्रकार हैं। पहला है आपका सिंक्रोनस रैम, दूसरा है सिंक्रोनस रैम, दूसरा है सिंक्रोनस एस रैम, और एक आपको रखना है नॉन वोलेटाइल एस रैम। नॉन वोलेटाइल एस रैम, इसके प्रकार हो गए। उसी तरीके से देखते हैं, एक है आपका सिंक्रोनस डी रैम, एक है रैम्बस डी रैम, और एक क्या रखना है आपको
डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट डी रैम। ये उतना एमपी टॉपिक नहीं है, ना यहां से आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, ना पूछने की संभावना है। बस आपको याद रखना कि रैम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है बताइए आपका स्टैटिक रैम, एक क्या होता है आपका डायनेमिक रैम। इसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, लो होगी। ये दो चीज से बनेगा आपका फ्लिप फ्लॉप और क्या है आपका ट्रांजिस्टर। ये बनेगा ट्रांजिस्टर किससे, आपका कैपेसिटर से। इसके तीन प्रकार हैं, सिंक्रोनस रैम, सिंक्रोनस एस रैम, नॉन वोलेटाइल एस रैम। इधर हम बात करते हैं, इसका भी तीन प्रकार है, इसका सिंक्रोनस डी रैम, रैम्बस डी रैम, डबल डेटा रेट डी रैम। इतना नोट कर लेंगे। हम लोग बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में। ठीक है, यह एक नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है। अब स्थायी मेमोरी मतलब क्या है, पावर ऑफ होने पर इसमें जो भी डेटा रहेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लाइन को लिखना, पावर ऑफ होने पर इसके डेटा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा चीज, ये इसमें जो भी डेटा होते हैं, डेटा को कंप्यूटर डेटा ना लिख के प्रोग्राम भी लिख सकते हो, प्रोग्राम को या डेटा को कंप्यूटर के बनते समय ही डाल दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। इंक्लूड कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। इसीलिए रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। ये लाइन लिख लेंगे। इसके अलावा लिखना है आप लोगों को, जब कंप्यूटर हम लोग ऑन करते हैं, कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तब वो खुद का, सुनो इधर के, कंप्यूटर जब ऑन करते तुरंत ऑन तो ऑन होता है क्या, नहीं होता। वो खुद को चेक करता है, अरे करता कि नहीं करता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, खुद के अंदर की सॉफ्टवेयर को चेक करना ही कहलाता है बूटिंग प्रोसेस। क्या करते हैं, बूटिंग। तो जो बूटिंग प्रोसेस हो रहा है वो एक्चुअल में रोम में होता है। कहाँ होता है, रोम में होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तब बूटिंग प्रोसेस के दौरान, बूटिंग प्रोसेस के दौरान रोम को चेक किया जाता है, रोम को चेक किया जाता है। इसी वजह से बूट सेक्टर फाइल या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसीलिए इसे बूट सेक्टर फाइल या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक लाइन और लिख लेना, सिस्टम के बंद होने पर भी सिस्टम के बंद होने पर भी रोम में स्थित डेटा स्थिर रहते हैं।
इतनी खासियत इसकी रोम के बारे में नोट कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग रोम के बारे में बात कर रहे थे, इतना काफी है, ठीक है। बूट सेक्टर के बारे में बात किए थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब ये बूट सेक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझे। बूटिंग होता क्या है इसको समझो। अब भैया कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, वो सब सॉफ्टवेयर स्थिर होंगे, स्थायी होंगे। तो जब भी स्थायी वर्ड आएगा तो हम किसकी बात करेंगे, रोम की बात करेंगे। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है, क्या होता है बताइए, ठीक। वो बूटिंग जब प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस जब होता है तो वो खुद को चेक कर रहा है, उसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर को क्या कर रहा है, पूरा रीड कर रहा है 0 से लेकर 100% तक। उसके बाद कंप्यूटर क्या होता है, ऑन होता है। अब ये बूटिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा तो आप समझेंगे थोड़ा सा, इसके थोड़ा सा प्रकार देख लेते हैं, ठीक। एक होता है हॉट बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। कौन सा बूटिंग, आपका कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं, काम करते करते लग रहा है आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है, स्केप भी काम नहीं कर रहा है, बैक भी नहीं हो रहा है, क्लोज भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते हो, शट डाउन कर देते हो। शट डाउन करने के बाद उसे फिर ऑन करते हो, जैसे मोबाइल के साथ होता है, आप रीस्टार्ट करते हो, और करते हो नहीं करते। जब ऑन द स्पॉट उसे स्विच ऑफ करके शट डाउन करके ऑन करते हो, फिर से ऑन कर रहे हो, तो वो कहलाता है आपका कौन सा बूटिंग, हॉट बूटिंग। हैंग कर रहा है, फिर से चालू करके देखते हैं शायद नेटवर्क आ जाए, ये होता ही नहीं होता। लेकिन अब काम कर रहे हो थक गए हो, कल अब सोना है आपको, तो आपने आराम से कंप्यूटर को शट डाउन किया और घर चले गए, और फिर कल आकर उसको क्या कहते हैं, फिर से ओपन कर रहे हो, जो नॉर्मली होता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्या होगा जी, कोल्ड। समझ में आ रहा है, कोल्ड आराम से, कूल, ठीक है। और हॉट गर्म, तुरंत मोबाइल गर्म हो गया, हैंग हो रहा है, तो उस समय हम लोग कौन सा बूटिंग करेंगे, हॉट बूटिंग करेंगे। कौन सा करेंगे जी, हॉट बूटिंग। इतना हो गया, अरे हो गया, मुड़ दो, ठीक। अब इसको दो तीन नामों से जाना जाता है, ठीक। पहला तो बूटिंग बूटिंग प्रोसेस में बता दिया, दूसरा इसी को भी बोलते हैं बायोस। इसी क्या बोलते हैं भैया, बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी को बोल रहे हैं। इसी का एक और नाम है पोस्ट, और ऑन सेल्फ टेस्ट। जब पावर को ऑन करते हैं तो सेल्फ टेस्ट होता है ना, सेल्फ टेस्ट कर रहा अपने आप को, तो ये लिख लेंगे। पूछा गया है दोनों को फुल फॉर्म, समझेंगे। अब जो बता रहा हूं कुछ समझो। यूजर ने जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया है, उनका जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। क्या कहलाता है बोलो, दिए गए निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम। देन अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। अब सर इसको क्या है समझा रहे हो, तो समझा रहे हैं भैया, क्योंकि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर किस में रहेंगे, रोम में रहेंगे। किस में रहेंगे, अब रोम के मैं प्रकार बताने वाला हूं। अब मैंने क्या बताया, कंप्यूटर को जब बनाते हैं तो कंप्यूटर में पहले से रोम को बिल्ड कर देते हैं, और रोम के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको बिल्ड कर देते हैं, तो उसी के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। कुछ रोम ऐसे होते हैं जो परमानेंट रहते हैं, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, कुछ रोम ऐसे होते हैं जिसको मिटा सकते हैं, तो उसी के आधार पर रोम को हम लोग डिवाइड करते हैं। मेनली 3 प्रकार होता है, ठीक है। तो पहला आपका याद है पी रोम, पहला क्या है जी, पी रोम। दूसरा आपको रखना है ईपी रोम, क्या रखना है, ईपी। और तीसरा आपको रखना है डबल ईपी रोम। इतना नोट कर लेंगे, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है।
अब समझ लो इसको, इसका आराम से लिखते रहेगा। देखिए इधर इसके नाम पर ही इसका अर्थ है। कैसे? तो रोम का फुल फॉर्म सबको पता है, रीड ओनली। पी से बोलना है आपको प्रोग्रामेबल। क्या बोलना है बताइए? ई से बोलना है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। देखिए ई सॉरी पी रोम, ई पी रोम। पी रोम मतलब क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अरे वो कि नहीं होगा? ऐसी मेमोरी, ऐसा रोम जिसमें एक बार प्रोग्राम को डाल देंगे तो उसको दोबारा मिटाया नहीं जा सकता। समझ में आ नहीं आ रहा है? जैसे पहले जमाने का सीडी आया करता था, एक बार गाना डाल दिए, डल गया 700 MB का, और उसके बाद उसको उसी को देखना है। पहले जब मैं गाने होते ना, सीडी कैसेट्स आते थे जी, चल रहा 10 गाना तो 10 गाना चलना है, उसमें आप 11 डाल नहीं सकते ना, उसको कम कर सकते हो, फिक्स है वो क्या है? फिक्स। शादी का पहले वीडियो बनता था ना, तो उससे सीडी में आया करता था। तो एक बार शादी का वीडियो बन गया, वो फिक्स है, उसमें कोई रेश नहीं कर सकते। तो वही चीजें है, आपका सीडी इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें लिख लेना है आपको, प्रोग्राम को डालने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता। अभी था देखेंगे, इरेजेबल मतलब क्या होगा? इसको मिटाया जा सकते हैं। और सवाल उठता है सब कैसे मिटाएंगे? तो रखना, इसमें प्रोग्राम को पैराबैंगनी किरणें या अल्ट्रा वायलेट, कौन सा वायलेट? अल्ट्रा वायलेट तरंगों के माध्यम से, वेव के माध्यम से मिटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मिटाया जा सकता है। अब इधर देखेंगे इसको, ई पी रोम। तो इतने का तो फुल फॉर्म को पता है, ये एक्स्ट्रा ई आ गया। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हमको मिटाना तो है, लेकिन यहां पास इलेक्ट्रिकली आ गया, तो यहां पास बस इतना रखना, मिटाएंगे बस। यहां पास थोड़ा डेफिनेशन चेंज रहेगा, जहां पास यहां पास अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग कर रहे हैं, यहां पास उसको मिटाने के लिए किसका वो प्रयोग करेंगे? हाई वोल्टेज के द्वारा प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है। खत्म। नोट कर लेंगे। मैंने बोला भी था इसका डेफिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैश मेमोरी के बारे में। ठीक, मैंने आपको बताया 3 प्रकार, रैम, रोम और कैश। एक रजिस्टर भी होता है, उसको भी देख लेंगे अंत में, ठीक है। लेकिन पहले समझिए कि सर ये कैश मेमोरी होता क्या है। देखिए सिंपल सा समझ में आ जाएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। कई बार ये होता है कि अब बांग्लादेश का न्यूज चल रहा है ना, तो आपने सर्च किया यूट्यूब में बांग्लादेश न्यूज, कर दिया, आज 3 दिन तक वही आएगा बिना सर्च किए। अरे आता कि नहीं आता? ठीक, कभी आपने सर्च कर दिया कि बिना तेल के सब्जी कैसे बनाएं, तो 3 दिन तक वही आएगा। अरे आता कि नहीं आता? ठीक, बरसात में कपड़े कहां सुखाएं,
अरे सर्च करने वाले तो कुछ भी सर्च कर देते हैं, ठीक। तो समस्या ये नहीं है, कहने का अर्थ ये है कि यूजर जिस डेटा का बार बार यूज करता है, पता है ना आप बार बार यूज कर रहे हो उसका, तो वो पर्टिकुलर डेटा जो है ना किसी पर्टिकुलर मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है और उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? जैसे ही आपने लिखा, दिखाइए, अंकल जी नमस्ते। हाँ, तो मैं बता रहा था कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें वे डाटा स्टोर होते हैं जिसका यूजर बार बार क्या कर रहा है, प्रयोग करता है। क्या करता है? प्रयोग करता है। चलिए क्लियर है। आप कोई गाना अभी रिसेंट आया, एग्जांपल के कोई भी गाना आया, ठीक है। अब वो कोई गाना आया है तो जैसे उसका 2 अक्षर भी लिखोगे तो पूरा गाना टाइप हो जाता है, बिना पूरा लिखे आ जाता, नहीं आ जाता? क्योंकि आपने उसे कई बार क्या कर लिया है, सर्च कर लिया है। तो इसमें लिखेंगे, इसके अंतर्गत ऐसे डेटा स्टोर होते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे डेटा स्टोर होते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे डेटा स्टोर होते हैं जिसका उपयोग यूजर के द्वारा बार बार किया जाता है, जिसका उपयोग यूजर के द्वारा बार बार किया जाता है। ठीक ना? स्टारा लिखना, कैश मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। कैश मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। यह मदरबोर्ड में स्थित होती है। यह मदरबोर्ड में स्थित होती है। यह मदरबोर्ड में स्थित होती है। वैसे सभी सभी मदरबोर्ड में रहते हैं, लेकिन सभी में और इसमें फर्क क्या है? जैसे रैम है, रोम है, और क्या है आपका कैश मेमोरी। तो जब हम किसी चीज को, डेटा को सर्च करते हैं तो सबसे पहले वो सर्च किस में होता है? कैश में। मतलब ये मदरबोर्ड में सबसे पास की मेमोरी होती है। लिखना है, यह सबसे पास स्थित मेमोरी होती है। यह सबसे पास स्थित मेमोरी होती है। इसीलिए उसके यहां लिखना, इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर तक डेटा पहुंचने में कम समय लगता है। माइक्रो प्रोसेसर तक डेटा पहुंचने में कम समय लगता है। यही कारण है कि कैश मेमोरी की स्पीड ज्यादा होती है। कैश मेमोरी की स्पीड ज्यादा होती है। लिखना, यह सीपीयू और यह सीपीयू और मदरबोर्ड के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। यह सीपीयू और मदरबोर्ड के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी 256 केबी से 4 एमबी तक होता है। 256 केबी है ना, केबी से 4 एमबी तक होता है। 256 केबी से 4 एमबी तक होता है। अब इसके प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार में देखते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं।
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है लेवल 1 से। लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश और लेवल क्या है आपका 3 कैश। लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश और लेवल 3 कैश। ठीक, अब समझेंगे। लेवल 1 के बारे में बात करते हैं। पहला चीज, जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखना है। इसकी साइज क्या होगी, कम होगी, बट इसकी स्पीड क्या होती है भैया, ज्यादा होगी। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी कैपेसिटी 16 केवी तक होगी। कितने केवी तक होगी, 16। कल की क्लास में बता चुका हूं, जो जितना कम स्पेस रखेगा उसकी स्पीड उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी बात करेंगे, साइज थोड़ा बड़ा होगा, स्पीड कम हो जाएगा, और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो आपका 128 केवी से 1 एमबी तक हो जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 4 एमबी तक की होती है, 4 एमबी तक की होगी, पहला चीज। दूसरा चीज आपको यह जानना है, इसका प्रयोग हाई प्रोसेसर कंप्यूटर में होता है। नॉर्मल कंप्यूटर में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो ये कहलाता है आपका प्राइमरी कैश मेमोरी। इसे बोलते हैं प्राइमरी कैश मेमोरी। ये हो जाता है आपका सेकेंडरी कैश मेमोरी। प्राइमरी कैश मेमोरी और सेकेंडरी कैश मेमोरी। तो इस तरीके से कैश मेमोरी खत्म होता है। इससे भी ज्यादा स्पीड होता है किसका, रजिस्टर का। किसका होता है, रजिस्टर। उसको लास्ट में देखेंगे, रजिस्टर, कैश, रैम और रोम। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, रजिस्टर। उससे फिर ज्यादा, उससे भी कम किससे होगी, कैश। उससे कम किसकी होगी, रैम और रोम। फिर मैग्नेटिक टेप के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने एक चीज बताना भूल गया रैम के बारे में। एक रैम होता है इंडो रैम। कौन सा रैम होता है, एक इंडो रैम। ठीक है, इंडो रैम। कौन सा रैम है ये, इंडो रैम। ठीक, एक्सटेंड डेटा आउटपुट, एक्सटेंड डेटा आउटपुट वही रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको सुन लो, ये है क्या चीज, नई क्वेश्चन आता है जनरली। रैम को हमने पढ़े हैं दो प्रकार में, एक होता है स्टैटिक, एक क्या होता है आपका डायनेमिक। ये सबसे अलग होगा, और इसकी स्पीड, बस यही रखना है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। वर्तमान में नॉर्मल जो रैम होते हैं ना, उसके जगह किसका प्रयोग कर रहे हैं, ईडो रैम का। किसका प्रयोग कर रहे हैं, ईडो। तो ये एक पोर्शन आपका प्राइमरी का खत्म हुआ। कल हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, और कल क्लास बहुत आईएमपी है, आपको कल बताऊंगा सेक्टर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सीडी की स्पेस कितनी होती है, डीवीडी कितनी होती है, फुल फॉर्म तो कई बार पूछ चुका है डीवीडी का। बीआरडी की स्पेस कितनी होती है, क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये सब हम लोग कल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आज क्लास समाप्त करते हैं।